और ख़ास बात ये है कि वो रहने वाले उन्नाव उत्तर प्रदेश के हैं, पर इंग्लैंड में पढ़ाते हैं और आज हमारे विशेष अनुरोध पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ हैं। अरुण जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो सर बताइए कि इतनी विषम और जटिल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच जब यूरोप और अमेरिका लगभग आमने सामने हैं और जो चैलेंजेस इस वक्त दुनिया के सामने हैं, और क्या दावोस में उस टकराव का कोई समाधान मिलेगा? आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ बातचीत के रास्ते और पॉलिसीज कुछ ऐसी तय होंगी, या फिर होगा वही जो ट्रम्प चाहेंगे? शुक्रिया ब्रजेश जी बुलाने के लिए। आई थिंक हमारा जो पैनल है उसने काफी सारे चैलेंजेस ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिए हैं और कई सारे लोगों ने कई तरीके से बात कही है। मैं तीन बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि दावोस एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटी है वो ऐसे है कि इसमें जो बीच के लोग होते हैं, इंटरमीडियरीज, वो हट जाते हैं। इसमें जो है सरकारें और जो संस्थाएं हैं वो सीधे बात करती हैं, चाहे आप वो सोवरेन फंड है आपका, सरकारें यहाँ खुद ही बिजनेसमैन बनी हुई हैं। एग्जैक्टली। सो उसका फायदा है, उसका एक अपना एक पॉइंट है जो नॉर्मली हमें नहीं मिलता है। तो उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे कि जो आज की जो कैपिटल है वो ग्लोबल है, टेक्नोलॉजी ग्लोबल है, सप्लाई चेन ग्लोबल है, तो davos हमको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब चीज रहेगी हमारे लिए। आपने मेंशन किया कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जो है अभी, अस्थिरता, वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, मेनली जो है आर्थिक है। एक तो टैरिफ का फियर है हर जगह, और यूरोप में खासकर इस दावोस में वो चीज डोमिनेट करेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब वो आएंगे, इस बात को, वो ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेके, मुझे लग रहा है कि मेरा अंदेशा है कि वो लोग इस बात पे बहुत प्रेस करेंगे कि ग्रीनलैंड को कैसे हथियाया जाए। और यूरोप की जो यूरोपियन कमीशन है या यूरोपियन स्टेट्स है, उस चीज को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उस आर्थिक संकट जो, पैनलिस्ट को, दर्शकों को बता रहा था कि यूरोप में इस बार मुझे एक मायूसी दिख रही है, और खास तौर पर अमेरिका के रुख को लेकर यूरोप में एक असमंजस है। जैसे इंडिया की प्रेजेंस, चाइना की प्रेजेंस, ब्राजील की प्रेजेंस, ईस्ट एशियन कंट्रीज की प्रेजेंस बहुत अच्छी है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के हेड्स हों या यहाँ पर जो भी ग्रुप डिस्कशंस हुए जिसमें मैं शामिल हुआ, उनके लिए मुख्य मुद्दा कि नाटो क्या प्रभावशाली रहेगा या खत्म हो जाएगा, यूरोप का भविष्य क्या होगा, अमेरिका और यूरोप के जो कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त की रिलेशनशिप है, खास तौर पर चाहे वो यूक्रेन रसिया के मुद्दे को लेकर रही हो या फिर अब ताजा ग्रीनलैंड के विषय को लेकर, तो उसकी सर्वाधिक चर्चा दावोस में हो रही है। आप तो यूनाइटेड किंगडम में मौजूद हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री इंग्लैंड को भी पत्र लिखकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ नहीं कहा है, तो इसकी क्या चर्चा है? ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या जा रहा है दावोस से कि क्या इस विवाद का कोई समाधान होगा या ये टकराव अभी और बढ़ेगा? मुझे लग रहा है कि ये टकराव अभी और बढ़ेगा और काफी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है, अस्थिरता रहेगी, और उसी में मुझे लग रहा है भारत को अपनी जगह बनानी पड़ेगी। जो मेरा अंदेशा है वो ये है कि पूरे यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, रूस और चाइना और मिडिल ईस्ट में जो है एक अस्थिरता रहेगी, उससे इन्वेस्टमेंट में भी टेंशन्स रहेंगी अगले आने वाले समय में। तो उसका जो लाभ है वो सीधे भारत ले सकता है, लेकिन वो कैसे लेता है ये राजनीतिक सलाहकार बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एआई की बात कर रहे थे प्रोफेसर मिश्रा, उसमें एआई में हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली चैलेंजेस क्या है। तो जो मुझे लगता है कि जैसे एआई में इन्वेस्टमेंट तो हम ले आएंगे, लेकिन उसके चैलेंजेस अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो एफडीआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है कि वो जो पैसा तो आ जाता है, लेकिन वो पैसा फिर चला जाता है या फिर कभी कभी ट्रांसलेट नहीं हो पाता प्रोजेक्ट्स में। तो एक मेजर क्रिटिक रहा है एफडीआई का, वो ये रहा है कि वो इम्प्लीमेंटेशन में जाके थोड़ा फंस जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक एक प्रोमिनेंट क्रिटिक तो मानना पड़ेगा। तो हमें ये समझना होगा कि एआई के चैलेंजेस क्या हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आज के टाइम पे अगर एआई समझे, तो उसमें तीन चार चीजें, अभी जो डावोस में मैं सुन रहा था उनकी डिबेट, जो वहाँ के सीईओज हैं, उनका जो फोकस है वो कह रहे हैं भाई हमें सेफ्टी की कंसर्न है,
कि जो डाटा है उसको वो सेफ है या अनसेफ है। आपने कल शायद ग्रोक की बात की थी कि कैसे जो उसमें अश्लील तस्वीरें आती हैं। दूसरा है कि जो है कौन पावर सेंटर्स कितने होंगे, क्या वो प्रोवाइड करवा पाएंगे कि इतने पावर सेंटर, चाहे वो जैसे चाइना इस चीज में लीड कर रहा है कि वो अपने जगह अपने यहाँ पे डाटा सेंटर्स और पावर जनरेशन जो एआई को लीड करेगा उसमें वो सबसे आगे है। इनफैक्ट वो अमेरिका से भी आगे बन गए हैं। तो नहीं, जैसे ये आज सब मैं कई एरियाज। डिस्कशन में शामिल हुआ जिसमें यूरोपियन और अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी थे, इंडियन एक्सपर्ट भी थे, कुछ देशों के राजदूत भी उसमें शामिल थे और एक बड़ा डिस्कशन चल रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें कंप्लीट डिस्कशन सिर्फ चाइना पर चल रहा है कि किस तरह से चाइना सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है दुनिया भर की। और इस बात को लेकर यूरोप चिंतित है। यूरोप की समस्या अकेला अमेरिका नहीं है, रूस उनकी चिंता का विषय है, चाइना उनके लिए लेटेस्ट चिंता का विषय बन गया है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि सिर्फ चाइना ही डोमिनेट करे। वो एक हमेशा एक दूसरी पावर भी चाहते हैं कि जो है सप्लाई चेन अगर एक कंट्री कंट्रोल करता है, जो अभी जो इस समय जो संकट आ रहे हैं वो इसीलिए मोनोपोली के कारण आ रहे हैं कि एक देश का या फिर एक इंसान का अगर किसी का भी कहीं पे भी राज रहेगा तो वो खतरा है सबके लिए। तो यूरोप और अमेरिका या जो अन्य देश है वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो है एक ही देश की जो है मोनोपोली हो। तो वो जो है इंडिया के लिए नहीं, मैं उम्मीद अपॉर्चुनिटी करता है। हूं कि अभी टकराव का कोई ना कोई समाधान दावोस से जरूर निकलेगा, क्योंकि दावोस जगह ही ऐसी है ना कि यहाँ मेज पर बैठकर सब चीजें पॉलिसीज तय होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझेंगे। बहुत शुक्रिया मैं प्रोफेसर साहब, हमारे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने